Today we are going to take you in the world of DBMS and SQL. And so let's welcome today's session expert, Mr. Pankaj Wadhwani, to take over from here. So very good morning to all of you. I hope I am audible to you. And in this session, we are going to learn about the SQL. SQL is just for the DBMS, that is Database Management System. देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेटाबेस होता क्या है, काम कैसे करता है और ये हमारे मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो जनरल भाषा में बता देता हूँ आपको। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ओके, क्वेश्चन आता है ये टेबल्स हमारे किस काम आएंगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किस टाइप का एग्जाम्पल? जैसे मान लो आप जीमेल को यूज कर रहे हैं, जीमेल पर आपको कुछ मेल्स आते हैं और आप कुछ मेल सेंड करते हो। ठीक है, तो जो मेल आपके पास आए या आपकी तरफ से गए वो कहीं तो सेव करके रखे जा रहे होंगे ना, तभी तो वो आपको दिखाई दे रहे। या फिर जब आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो तब भी वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके सेव करना पड़ते होंगे, तभी वो किसी और को दिखाई देते होंगे। तो जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है उसको एक जनरलाइज्ड वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि कंप्यूटर में कहीं एक मशीन है बहुत बड़ी सी जिसका नाम है सर्वर। ओके, उस सर्वर पे इस टाइप की एक टेबल बनी है जिसमें भेजने वाले का नाम, जिसे सेंडर कहा जाता है, वो लिखा होगा। आपने मेल क्या किया है वो लिखा होगा। ठीक है, रिसीवर का नाम, ठीक है, जो भी रिसीवर पर्सन होगा उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने बजे भेजा वो लिखा होगा, किस डेट को भेजा वो लिखा होगा। यहाँ पर ऐसी टेबल में बहुत सारे कॉलम्स या बहुत सारी रोज हो सकती हैं। आप समझो इस बात को। यहाँ पर इस टाइप की टेबल में बहुत सारा डेटा रखा हुआ होगा। ठीक है, इसे टेबल कहा जाता है। ओके, इस टेबल में इन चीजों को कॉलम कहा जाता है। ये जो वर्टिकल दिख रहे हैं ना, इन्हें कॉलम कहा जाता है और इन्हें रो कहा जाता है। ठीक है, जो रो होती हैं इनमें हर किसी यूजर का डेटा रखा हुआ होता है कि कौन सी रो में किसका डेटा रखना है, क्या रखना है, ये सारी चीजें। ओके, ये कैसे रखना है, क्या रखना है, यही चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं इसे टेबल कहा जाएगा और ऐसी मल्टीपल टेबल्स को अगर एक फोल्डर में रख दिया जाए तो उस फोल्डर को डेटाबेस कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स आर कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, फिर से सुनो। डेटाबेस जो है वो डेटा का कलेक्शन होता है टेबल्स के फॉर्म में। बहुत सारी टेबल को एक फोल्डर में रखें तो उसे कहेंगे डेटाबेस। और क्वेश्चन आता है फिर टेबल क्या होता है, तो टेबल भी डेटा का कलेक्शन ही होता है रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, जिसे इन वर्टिकल चीजों को कॉलम कहा जाता है। सेंडर क्या है, कॉलम। मेल क्या है, कॉलम। रिसीवर क्या है, कॉलम। और जो इस टाइप की चीजें दिख रही है इन्हें रो कहा जाएगा। यहाँ पर सेंडर का नाम, रिसीवर मेल, रिसीवर का नाम, टाइम, डेट और फर्दर इंफॉर्मेशन रखी हुई होगी। ठीक है, इसको हटाते हैं, समझाने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें इस सब को बनाने की, इस सब में डेटा पुट करने की, इसमें से डेटा निकालने की, तो इनके लिए हमें एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है जिसे SQL कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपल छोटी छोटी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है। ये एक बड़ी लैंग्वेज है SQL, इसके छोटे छोटे बहुत सारे सब पार्ट हैं। ओके, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है उस सबसे पहले पार्ट को कहा जाता है DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। ओके, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी अगर मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक पार्ट होता है DML। ठीक है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, जो थर्ड पार्ट होता है इसका, ओके, उसे कहा जाता है DCL। ठीक है, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे मिलकर के इस लैंग्वेज को बनाया गया है। इन सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स अगर हम सीख जाए तो टेक्निकली हम क्या सीख जाएंगे? SQL सीख जाएंगे। ठीक है, DCL के बाद दो नाम और आते हैं। एक आता है TCL, जिसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहा जाता है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। और एक होता है DRL, दैट इज डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। डेटा को रिट्राइव करना है या डेटा को गेट करना।
ठीक है। इनके फुल फॉर्म में थोड़ी देर में लिख दूंगा, लेकिन मैं पहले जनरलाइज भाषा में आपको समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। देखो, जब भी अपन कोई नया डेटाबेस बनाएंगे या कोई नई टेबल बनाएंगे या किसी बनी बनाई टेबल के अंदर चेंजेस करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर आकर के आपको ये टेबल बना के दिखाई, तो पहली बार में जब मैंने टेबल बनाई तो थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी। अब मुझे बाद में ध्यान आया यार ये एक्स्ट्रा बन गया, थोड़ा सा इसको हटाना है, तो टेबल बनाने के लिए भी डीडीएल का यूज होगा, इस टेबल में इन कॉलम्स को हटाने के लिए भी डीडीएल का यूज होगा, इसमें अगर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए भी डीडीएल का यूज होगा। मान लो ये गलती से नाम की स्पेलिंग गलत लिख गई, यहाँ पर जानबूझ के गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है ना, इसको सही करना है तो भी डीडीएल का यूज होगा। क्या मैंने अंदर रखे हुए डेटा की बात की क्या? नहीं, जो डीडीएल है ना ये आउटर स्ट्रक्चर की बात। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? टेबल का डेटा अभी नहीं दिख रहा है। चलो, टेबल का कितने कॉलम है तो वो दिखाई दे रहा है, टेबल के अंदर क्या डेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम डीडीएल की बात कर रहे हैं, मतलब कितने कॉलम होंगे, किस कॉलम का नाम क्या होगा, हम इन सब की बात कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, तो किसी नई टेबल को बनाना, किसी टेबल में चेंजेस करना, हम आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस आउटर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसमें चेंज करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, उस लैंग्वेज को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाएगा। आप इतना ज्यादा दिमाग ना भी लगाएं तो चल जाएगा, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर टेबल को बनाएंगे या डेटाबेस को बनाएंगे तो हम कीवर्ड यूज करेंगे क्रिएट। क्रिएट कौन सी कैटेगरी का कीवर्ड है? डीडीएल का। ठीक है, किसी बनी बनाई टेबल में चेंजेस करेंगे तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑल्टर, ये भी कौन सी कैटेगरी का कीवर्ड है? डीडीएल का। या फिर अगर हम किसी टेबल के अंदर किसी टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ड्रॉप, मतलब मान लो किसी कॉलम को ड्रॉप करना है या पूरी टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, ओके, तो उसके लिए ड्रॉप। ये कैपिटल्स में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब आप चाहो तो कैपिटल में लिखो, आप चाहो तो स्मॉल में लिखो। ये कौन सी कैटेगरी हुई? डीडीएल। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें अंदर रखे हुए डेटा की बात नहीं हो रही है। टेबल बनाना, टेबल में चेंजेस करना या टेबल को ड्रॉप करना, ये सारे कीवर्ड डीडीएल हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीएमएल की। तो डीएमएल वो वाली कैटेगरी है जिसमें हम अंदर रखे हुए डेटा की बात करेंगे। अंदर रखा हुआ डेटा मतलब कौन सा डेटा? जिसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो डेटा काइंड ऑफ इस नाम पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर सेंडर का नाम लिखा होगा, सेंडर का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी, लेकिन वो रहेगा तो सेंडर ही ना। यहाँ पर मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का नाम हो सकता है, इस मेल में कुछ भी हो सकता है, यहाँ हेलो लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ हो सकता है। ऑल ऑफ दीज आर दी इंफॉर्मेशन, मेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन यहाँ पर रिसीवर का नाम हो सकता है जो कि अगेन कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर टाइम जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब अंदर रखा हुआ डेटा, लेकिन रहेगा तो टाइम ही ना। तो जो आउटर स्ट्रक्चर है वो था डीडीएल, अंदर रखा हुआ डेटा कौन सा होगा? डीएमएल। इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो हो सकते हैं इंसर्ट, मतलब नया डेटा इंसर्ट करना, डिलीट, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना, ओके। देन इसके अलावा एक कीवर्ड होता है अपडेट, किसी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। ठीक है, ये सारे कीवर्ड कौन सी कैटेगरी में आएंगे? डीएमएल। हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। थर्ड वन आता है डीसीएल। हालांकि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो मेन पर्सन होता है जो सारी चीजें कंट्रोल करता है, उसके काम की चीजें ज्यादा होती है। इसमें एक परमिशन होती है ग्रांट, ओके, और रिवॉक। ठीक है, दो कीवर्ड मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, ग्रांट एंड रिवॉक। ओके, ग्रांट मतलब परमिशन देना और रिवॉक मतलब परमिशन वापस छीन लेना। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर लेट सपोज एक वीडियो शेयर किया जो कि प्राइवेट मोड में रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप उसकी परमिशन लेना चाहते हो उसको एक्सेस करने की, तो उस परमिशन को अगर मैं अलाउ करना चाहता हूं तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? ग्रांट। अगर आपको ऑलरेडी परमिशन मिली है और मैं परमिशन वापस लेना चाह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर मैं परमिशन वापस लेना चाह रहा हूँ कि मैंने परमिशन दी थी, अब आपका काम कंप्लीट हो गया है, मैं परमिशन वापस लेना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं रिवोक कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं डीआरएल कीवर्ड पे। डीआरएल का फुल फॉर्म होता है डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज या रिट्राइव करना, जिसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं सिलेक्ट। इसको काइंड ऑफ प्रिंटिंग करना मान सकते हो, मतलब किसी चीज को प्रिंट करके देखना, सिलेक्ट करके देखना कि अगर हम ऐसा चाहें तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स किस में आते हैं? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीआरएल कैटेगरीज में आते हैं। इन पांचों लैंग्वेजेस से मिलके कौन सी लैंग्वेज बनती है हमारे लिए?
SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट में ढेर सारे टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। लाइक ऑरेकल नाम की एक कंपनी का टूल अवेलेबल है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ढूंढोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर नाम का एक टूल अवेलेबल है। ओके, पर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ माई एसक्यूएल को। क्वेश्चन आता है कि सर आप माई एसक्यूएल को क्यों यूज कर रहे हो? देखो बेटा, तीन चार फायदे हैं इसके। एक तो ये ओपन सोर्स है, इसके लिए लाइसेंस परचेस नहीं करना पड़ता, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। दूसरा, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि ऑरेकल या एसक्यूएल सर्वर में मिलेंगे। तीसरा, बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। चौथा, बहुत लाइट वेट है। लाइक ऑरेकल का सेटअप तकरीबन 3 GB का सेटअप है। अगर आपके पास डेटा लिमिटेशन है तो आपको 3 GB डाउनलोड करने में बहुत सारा डेटा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर भी 1 GB के ऊपर चला जाता है, ठीक है, लेकिन माई एसक्यूएल इज जस्ट 37 MB। ओके, तो वो छोटा सा सेटअप हो गया ना। अब इस सेटअप को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर MySQL टाइप करके देखो तो यहाँ पर दिख जाएगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। अब आप बोलोगे सर हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो हम क्या करें? बहुत सिंपल सी अप्रोच है बेटा। देखो, इसका पूरा सेटअप मैंने डाल करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ यूट्यूब पर, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर के मेरा नाम टाइप कर दो। मैक्सिमम लोगों को मेरा नाम पता है, पंकज वाधवानी, ठीक है। आप जब टाइप करोगे तो आपको एक चैनल दिख जाएगा। इस चैनल के अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक हाउ टू इंस्टॉल MySQL करके एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, दिख रहा होगा आपको, हाउ टू इंस्टॉल MySQL एंड SQL योग। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी हुई है आपको कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या चीजें करना है। मैं अभी इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये आप खुद से देख सकते हो जरूरत पड़ने पर। इसमें MySQL का सेटअप भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। आप जब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से फोल्डर से इंस्टॉल करना है, सारे इंस्ट्रक्शन इस 4 मिनट के वीडियो में मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। अगेन, कुछ लोगों को लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपना, ऐसा नहीं है बेटा। ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, हमारे कोई से भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन में ही बनाए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आपके सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल हो जाएगा। इफ इन केस यू आर फेसिंग एनी इश्यूज विद दैट, आप क्या करो, यहाँ पर आकर के कमेंट कर दो, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद जब आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, ओके, जब आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, उस केस में आप जाकर के क्या क्या स्टार्ट करोगे, यहाँ पर क्वेरीज लिखना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन आता है क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज मतलब कमांड्स, जिससे हम डेटाबेस को ये बताएं कि तुझे आज करना क्या है, ठीक है। सो ये क्वेरीज समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर एक टर्म होती है डेटा टाइप्स। क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, ठीक है। देखो, हमारे सिस्टम में कुछ अलग अलग टाइप का डेटा होता है। सारा कुछ आपके काम का नहीं है और ना ही हम 1.5 घंटे में पूरा डीबीएमएस समझ सकते हैं। तो जितना आपके काम का है मैं उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कुछ डेटा होता है जो इस टाइप का होता है, लाइक 10, 20, 30, 40, जिसके अंदर डॉट नहीं लगा हुआ है, ऐसा डॉट नहीं लगा हुआ है। ऐसे डेटा को इंटीजर या इंट कहा जाता है। इंटीजर या इंट कहा जाता है, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है हमारे पास जिसमें डॉट आता है, लाइक 10.5 या 28.6 या 123.456, ऐसे नंबर्स। इन नंबर्स को फ्लोट या डबल कहा जाता है। कुछ जगहों पर इन्हें डेसिमल भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गए इंटीजर, ये हो गए फ्लोट या डबल या डेसिमल, ठीक है। क्यों बता रहा हूं ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कैटेगरी आती है कैरेक्टर या वैरचर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब वो चीजें जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है। देखो, आपके कीबोर्ड पे कितने सारे बटन्स अवेलेबल है, इसमें से वो सारे बटन्स जो टाइप हो सकते हैं उन्हें कैरेक्टर कहा जाता है। इनको समझाने के लिए मैं सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने सिंगल कोड में स्मॉल ए लिखा, इट इज अ कैरेक्टर। मैंने सिंगल कोड में कैपिटल ए लिखा, इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। मैंने सिंगल कोड में 5 लिखा, इट इज ऑल्सो कैरेक्टर। क्यों? 5 भी तो टाइप हो सकता है ना। अब आप बोलोगे सर 5 तो इंटीजर होता है। हाँ, लेकिन सिंगल कोड में लिख दिया ना मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें आपके नाम या मेरे नाम की, तो आपके और मेरे नाम में एक से ज्यादा कैरेक्टर आते हैं। लाइक जो मेरा नाम है वो 6 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको अगर हमें कंप्यूटर में स्टोर करना हो तो हमें उसको बताना पड़ेगा varchar ब्रैकेट में 6, ठीक है। मतलब हम एक varchar या फिर कैर लिख दो, कैर ऑफ 6, ठीक है। मतलब हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर यूज कर रहे हैं? 6, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया है? पंकज स्टोर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये क्या है? तो देखो, जब हम कंप्यूटर को ये बताएंगे कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं,
तो जैसे कंप्यूटर तो एक इनोसेंट मशीन है, उसको तो पहले से कुछ पता नहीं है ना, हमें ही बताना पड़ता है। तो अगर मैं कंप्यूटर को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई तू ना मेरे लिए एक वैल्यू स्टोर कर, तो बोलेगा पहले तू मुझे बता कि किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, क्या उसमें डॉट नहीं आएगा, क्या उसमें डॉट आएगा, क्या वो कैरेक्टर टाइप का डेटा है, मतलब कंप्यूटर मुझसे पूछेगा। ऐसे और भी नाम होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर जैसे और भी नाम होते हैं जिन्हें डेट, टाइम, बाइट, टाइनी इंट, लॉन्ग बाइट इस टाइप के, या ब्लॉब इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं आपको सारे डेटा टाइप ही पढ़ाने बैठ गया तो आप लोग बोर हो जाओगे। मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं काम की चीजों के नाम लिख दिए हैं, इंट, फ्लोट, कैर या वैर कैर, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, कैर और वैर क्या होता है, ठीक है। ये पता चल गया तो हम अगला टॉपिक इजीली पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैर या वैर की, तो वैर जो है ना, ये होता है वेरिएबल कैरेक्टर, और कैर मतलब फिक्स कैरेक्टर, ठीक है। लेट सपोज मुझे आपका नाम इस पर्टिकुलर कैरेक्टर वाली जगह पर रखना है। अब मुझे पता नहीं है पहले से कि आपके नाम में कितने कैरेक्टर आते हैं, तो मैंने अप्रॉक्स मान लिया कि अपन नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं तो अपना नाम 10 कैरेक्टर में आ जाएगा। अगर अपन साउथ इंडिया में होते तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखते, क्योंकि साउथ इंडियंस के नाम कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। आपने धमाल मूवी देखी होगी है ना, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें कैर और वैर 10 की, तो ध्यान से सुनो, अगर मैंने लिखा कैर ऑफ 10, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे सिंगल कोड में 10 स्पेस अवेलेबल हैं, ठीक है। इन 10 में आप अपना नाम रख सकते हो, उसके बाद की जो मेमोरी वो वेस्ट हो रही है उसके बारे में दिमाग मत लगाना, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। वैरकेयर क्या करता है, वैरकेयर भी ऐसे 10 स्लॉट प्रोवाइड करवाएगा आपको, ठीक है, और बोलेगा इसमें अपना नाम लिखो। अब मैंने इसमें काउंट किया कि मेरा नाम 6 कैरेक्टर का है, तो मैंने जब इसमें मेरा नाम लिखा, ठीक है, लेट से मैं लिख ही देता हूँ, तो जो बची हुई स्पेस है ना, मेरा सिस्टम इसको क्लियर कर देगा, ओके, ताकि ये किसी और के काम आ पाए। मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो फिक्स साइज का होगा, 10 कैरेक्टर का ही होगा, ओके। लेकिन वैर केयर में जो वैर लिखा है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, मतलब इसकी साइज वेरी कर सकती है। नो डाउट हमने यहाँ 10 लिखा था, लेकिन जब इसने डिटेक्ट किया कि मेरे नाम में 6 कैरेक्टर ही हैं, तो इसने बची हुई मेमोरी को फ्री कर दिया ताकि कोई और उस मेमोरी को जरूरत पड़ने पर यूज कर पाए। गॉट इट। तो कैर से ज्यादा अच्छा कौन हुआ, वैर कैर, तो इसलिए हम वैर कैर को यूज करना प्रेफर करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर दी डेटा टाइप्स, क्या बोलते हैं इन सबको, डेटा टाइप्स, ओके, डेटा का टाइप स्पेसिफाई करने वाले। अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेरीज स्टार्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं सारी क्वेरीज यहाँ लिखूंगा ताकि ये नोटपैड फाइल में आपके साथ शेयर कर पाऊं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, MySQL का। अगेन, इस MySQL को कैसे इंस्टॉल करना है उसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे चुका हूं कि YouTube पे चले जाना, YouTube पे मेरे चैनल पे, ठीक है, यहाँ पर आकर के पंकज वाधवानी टाइप करना, आपको एक चैनल लिंक मिल जाएगा। चैनल लिंक में जाकर के आप वीडियो सेक्शन में चले जाना, और वीडियो सेक्शन में आपको यहाँ पर एक MySQL को कैसे इंस्टॉल करना है ये वीडियो मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, ओके। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेरीज लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि आज की क्लास का मेन टॉपिक है, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं यहाँ पर आकर के MySQL टाइप करता हूँ, मुझे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट दिखाई देने लग गया, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारे सामने एक मैसेज आ रहा है, एंटर पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड होता है रूट, ROOT, रूट, ओके। मैंने रूट लिखा, हम आ गए हैं MySQL के अंदर, ठीक है। सो जितना ये रूट पासवर्ड वगैरह वाला पार्ट है ना, ये सब उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ओके। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस MySQL की, ओके। हम किसके अंदर आ चुके हैं, MySQL में। अब मैं आपको क्वेरीज लिखना सिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली क्वेरी, इसको स्क्रॉल अप कर दिया जाए, सबसे पहली क्वेरी, अच्छा अभी मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और बहुत सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे सिस्टम पे कहीं ना कहीं बहुत सारे डेटाबेस बने हुए होंगे। आप जब पहली बार डेटाबेस मतलब बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 3 डेटाबेस कंपनी की तरफ से बने बनाए मिलते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि ये डेटाबेस क्या है कैसे है, ओके, तो उन सब के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, शो डेटाबेसेस, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, शो डेटाबेसेस। देखो इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है ये, शो डेटाबेसेस। मैं इसको कमांड दे रहा हूं, मुझे डेटाबेसेस दिखाओ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ एक लिस्ट आ गई 8 एलिमेंट्स की, ओके, जिसमें बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में 8 डेटाबेस पहले से बने हुए हैं, क्योंकि मैंने किसी ना किसी क्लास में पढ़ाए होंगे। तो इंफॉर्मेशन स्कीमा, DB1, DB15, DB2, MySQL, पार्किंग, टेस्ट और टेस्ट हाइबरनेट, ओके। ये सारे डेटाबेस मैंने कभी ना कभी बनाए होंगे, तभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
आज जो हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका नाम हम टेस्ट डेटाबेस 12 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं टेस्ट डेटाबेस 12 रख देता हूँ या DB12 रख देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद का नया डेटाबेस बनाना है। ओके, तो हम लिखेंगे क्रिएट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप इसको कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स हमें कुछ नियम दिए गए हैं, क्या कैपिटल में लिखना चाहिए, क्या स्मॉल में, लेकिन अगर हम उनको फॉलो ना भी करें तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर हमने लिखा क्रिएट, देन क्रिएट के बाद हमें क्या बनाना है, डेटाबेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट डेटाबेस। अगर मुझे टेबल बनानी होती तो मैं क्रिएट टेबल लिखता, लेकिन मुझे पहले क्या बनाना है, डेटाबेस, ठीक है। कुछ ऐसा समझो, जो आपका डेटाबेस होता है ना, वो एक फोल्डर होता है। ओके, थोड़ा सा डायग्राम से समझो, ठीक है, कि अगर हम बात करें एक डेटाबेस की, ओके, तो ये है डेटाबेस, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो सकती है, बहुत सारी छोटी छोटी टेबल्स हो सकती हैं। ओके, जो एक्चुअल डेटा कंटेनर होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो टेबल्स होते हैं, और इन टेबल्स को जिस फोल्डर में रखा जाता है उस फोल्डर को क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो ये जो आउटर वाला ब्लॉक है वो डेटाबेस है और अंदर वाला टेबल है। हम टेबल हमेशा किसके अंदर बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, डेटाबेस मतलब फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी कमांड लिखी जाती है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और स्पेस देकर के लिख दिया DB12। आप DB12 की जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हो, मतलब आपका नाम, मेरा नाम, बस वो प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। प्री डिफाइंड मतलब आप कोई डेटाबेस इंट नाम का नहीं बना सकते, क्योंकि इंट तो प्री डिफाइंड हो गया। आप कोई डेटाबेस कैर नाम का नहीं बना सकते, क्योंकि कैर तो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड हो गया। हम यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नाम लिखेंगे जो कि रैंडम नाम हो, लाइक DB12। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मुझे पहले बोलना चाहिए थी, जहां पर आपकी लाइन खत्म होती है ना, वहां हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये नियम होता है। जैसे इंग्लिश में अपन कोई लाइन लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, फुल स्टॉप की जगह प्रोग्रामिंग में क्या लगाया जाता है, सेमीकोलन लगाया जाता है, ठीक है। सिर्फ पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो बिना सेमीकोलन के चलती है, बाकी ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस कमांड को जो सामने लिखी है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी कमांड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके, आप इसको रन करके देख सकते हो बाद में, ओके। खैर, हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट डेटाबेस DB12। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पर लिखा गया है क्वेरी, ओके, 1 रो अफेक्टेड। पिछली बार हमें यहाँ पर 8 रो दिखाई दे रही थी इसके अंदर। इस बार अगर मैं कमांड चलाऊंगा शो डेटाबेसेस तो 8 की जगह मुझे 9 रोज दिखाई देंगी। आप ध्यान से देखो, आपका DB12 एक और बन चुका है। पिछली बार नहीं था, देखो इसमें DB12 नहीं था, लेकिन ऐसा लिखने से DB12 बन चुका है। मतलब टेक्निकली आपने क्या कर लिया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लिया है जिसका नाम है DB12। ओके, अच्छा, क्या ऐसा कभी नोटिस किया है कि अगर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इस जगह पर एक फोल्डर बनाया तो फोल्डर तो बन गया, देखो सामने फोल्डर बन गया, लेकिन क्या मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया क्या, नहीं, इस फोल्डर के अंदर आने के लिए मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा ना। अभी तो खाली फोल्डर बनाया। तो वैसे ही हमने यहाँ पर DB12 को सिर्फ बनाया है, अभी हम उस टेबल के, उस फोल्डर के अंदर गए नहीं है, हम फोल्डर के बाहर खड़े हैं। देखो यहाँ से सारे फोल्डर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ना मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे, यूज DB12। इससे क्या होगा, हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ओके, DB12 वाले के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आकर के लिखता हूँ, राइट क्लिक करके, सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, यूज DB12। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये बोल रहा है डेटाबेस चेंज, मतलब हमने डेटाबेस चेंज कर लिया है। अब हम किसके अंदर खड़े हैं, DB12 के अंदर, ठीक है। अच्छा, DB12 के अंदर अभी हमने कोई टेबल बनाई है क्या, नहीं। अगर आप देखना चाहते हो कि क्या इसके अंदर पहले से कोई टेबल बनी हुई है क्या, तो उसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स, ठीक है। कौन सी कमांड होती है, शो टेबल्स। जैसे शो डेटाबेसेस ने डेटाबेसेस दिखाए थे, वैसे ही शो टेबल्स हमें क्या करेगा, टेबल्स दिखाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ पर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, आप ध्यान से देखो, ये बता रहा है एम्प्टी सेट, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर DB12 के अंदर अभी कोई टेबल है ही नहीं, तो बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट है, ओके। तो अब हमें सबसे पहले टेबल बना लेना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन, टेबल क्यों बना रहे हैं, डेटा स्टोर करने के लिए। टेबल कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। जीमेल का एग्जांपल लिया था मैंने, चलो किसी और का एग्जांपल ले लो, इंस्टाग्राम पे आप जब किसी पर्सन को मैसेज करते हो तो किस पर्सन ने मैसेज भेजा, क्या मैसेज भेजा, रिसीव करने वाले का नाम क्या है, कितने बजे भेजा, कौन सी डेट को भेजा, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है ना, वो कहीं तो स्टोर होती होगी। वो कहाँ स्टोर होती है, टेबल में। और ये टेबल कहाँ रखी है, डेटाबेस में। और ये डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है, एक सर्वर पे। कई बार बोलते हैं ना सर्वर डाउन हो गया था,
इस वजह से इंस्टाग्राम वर्क नहीं कर रहा है, या यूट्यूब वर्क नहीं कर रहा है, जीमेल वर्क नहीं कर रहा, तो हमारा डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? सर्वर पे। सर्वर पे डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर टेबल्स रखी हुई है। ओके, खैर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम अगर यहाँ पर शो टेबल के बाद देखें कि हमें टेबल नहीं दिखाई दी, तो हमारा पहला टास्क बनता है कि हमें एक टेबल बना लेनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट, क्रिएट के बाद लिखा टेबल। क्या लिखा? क्रिएट टेबल। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक टेबल बना दो। अच्छा, जो भी टेबल बनाना है ना, उसका कुछ नाम होगा। लेट्स से मैंने टेबल का नाम रख दिया एम्प्लॉय, शॉर्ट फॉर्म में क्या रख दिया? ईएमपी। यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन शो करने वाला हूँ या स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मतलब क्या? 3-4 इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय का कुछ आईडी होता है, जैसे अगर आपके घर में कोई जॉब होल्डर पर्सन हो, तो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा उनको कोई आईडी कार्ड मिलता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक आईडी होता है, जिसे एम्प्लॉय आईडी कहा जाता है। हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको कुछ सैलरी मिलती है, उसका कुछ एड्रेस होता है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन कंपनी स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। हमने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल ईएमपी। ठीक है, देन ईएमपी टेबल के बाद हमने यहाँ पर लगाया ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी टेबल बनाएंगे तो मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा इसके अंदर कितने कॉलम हम बनाने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 कॉलम बनाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले कॉलम का नाम मैंने लिखा ईएमपी आईडी। याद रखना, इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी स्पेस देने की इच्छा हो तो इसको सिंगल कोट्स में लिखना, ताकि कंप्यूटर को पता चले ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है, अब आप बीच में स्पेस भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बिना सिंगल कोट्स के लिखते हो, मतलब लिख सकते हो बिना सिंगल कोट के भी, लेकिन अगर आप बिना सिंगल कोट के लिखते हो तो बीच में स्पेस देना इज नॉट अलाउड, है ना। इसको सिंगल कोट में लिखो, अच्छी प्रैक्टिस बोलती है। लेकिन अभी मैं आपको सरल भाषा में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं लगा रहा सिंगल कोट्स। ठीक है, खैर यहाँ लिखा है क्रिएट टेबल ईएमपी, ईएमपी आईडी स्पेस इंट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम होगा ईएमपी, एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म टेबल है। ठीक है, इसके पहले कॉलम का नाम क्या होगा? ईएमपी आईडी। जैसे मैंने आपको जो वर्चुअल एग्जांपल दिया था, इसमें पहले कॉलम का नाम क्या था? सेंडर। मेरी जो टेबल बनाने वाला हूं ना, उसमें पहले कॉलम का नाम क्या होने वाला है? ईएमपी आईडी, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम रख लेते हैं ईएमपी नेम। अच्छा, नेम किस टाइप का रखना समझदारी है? वैरकेर। अब ना मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि वैरकेर कितनी साइज का हो सकता है, मैक्सिमम कितना डेटा पास कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 20 रख लिया है ना, वैरकेर 20। ओके, कॉमा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया ईएमपी सैलरी। डेफिनेटली वो सैलरी भी तो लेगा। अब अगर आप ऐसे किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हो जिसकी सैलरी एक लिमिटेड नंबर तक जाती है, तो हम यहाँ इंट लिखेंगे। और भी ऑप्शन होते हैं, प्रॉब्लम आएगी तो बताऊंगा कि यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी इंटीजर आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हो डेटाबेस का। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें अगले लास्ट कॉलम की, तो लेट्स से ईएमपी सिटी। ओके, अब सिटी का नाम डेफिनेटली इंग्लिश में होगा, तो हम उसको वेरकेयर ऑफ 20 लेते हैं। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनो, ये जो बड़ी सी लाइन लिखी है ना, इसमें हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे लिए एक टेबल क्रिएट करो, जिस टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय। इसके पहले कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी होगा, और वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। व्हाट इज इंटीजर? ऐसा डेटा जिसमें डॉट नहीं आता। ठीक है, अब जैसे आपके घर में अगर कोई जॉब होल्डर है, तो उसका कुछ आईडी होगा, है ना। वो आईडी 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 153 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसा हुआ? इंटीजर। देन उसका जो नाम है वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं? वैरकैर। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग भी कहा जाता है इसको, लेकिन हम यहाँ पर वैरकैर लिखना प्रेफर करेंगे। थर्ड नंबर पे कौन है? सैलरी। अगेन सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इंट हो सकती है। आप बोलोगे सर सैलरी तो फ्लोट या डबल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, आप जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं रख रहा हूँ। आप जब अपने घर पे टेस्टिंग कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। देन ईएमपी सिटी की बात करें तो ईएमपी सिटी अगेन इंग्लिश में नाम होगा, तो वैरकेयर। ठीक है, याद रखना वैरकेयर अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर कर लेता है। लेट सपोज यहाँ पर किसी ने ईएमपी नेम में नाम लिख दिया पंकज 123। ठीक है, तो पंकज PANKA ये सारे कैरेक्टर है। 123 ये भी तो कैरेक्टर है। मैंने क्या बोला था? कीबोर्ड पे अवेलेबल हर वो बटन जो टाइप हो सकता है उसे कैरेक्टर कहा जाता है। कौन कौन से कैरेक्टर नहीं होते हैं तो वो सुन लो। कंट्रोल बटन कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल कभी टाइप नहीं होता। शिफ्ट बटन कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो कभी टाइप नहीं होता। कैप्स लॉक बटन कभी टाइप नहीं होता, तो वो कैरेक्टर नहीं है। गॉट इट? में क्या बोल रहा हूँ? ये सारे बटन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन ABCD 123 स्लैश का साइन, डॉट का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, जितने भी साइन है ना, सारे कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो खैर यहाँ तक आते आते हमने ये सीख लिया कि एक टेबल कैसे बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं।
अच्छा यहाँ पर एक आउटपुट मैसेज आएगा 0 रोज अफेक्टेड, उसको इग्नोर कर देना, मैं बाद में समझाऊंगा या 0 क्यों आया। ठीक है, देखो हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर 4 कॉलम है। अभी बोल रहा है 0 रोज अफेक्टेड, वो 0 रोज अफेक्टेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं आया ना, अभी टेबल बनी है। ठीक है, इमेजिन करो ऐसी एक टेबल बनी जिसमें खाली ऊपर कॉलम के नाम लिखे, अंदर कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक टेबल बना ही लेते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज कर लूं। ओके, जो मैंने टेबल बनाई है उसको एक आर्किटेक्चर वाइज समझाया जाए तो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जिसमें पहले कॉलम का नाम ईएमपी आईडी है, दूसरे वाले का नाम ईएमपी नेम है, तीसरे वाले का नाम ईएमपी सैलरी है, चौथे वाले का नाम ईएमपी सिटी है। ऐसे 4 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई रो जनरेट किए क्या, अभी इसमें कोई डेटा रखा है क्या, नहीं, तो बोल रहा है 0 रोज अफेक्टेड, अभी रोज अफेक्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ टेबल बनी है। ठीक है, अब अगर इस टेबल के अंदर हमें डेटा रखना है ना, अभी तक हम क्रिएट वर्ड यूज कर रहे थे, अगेन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, क्रिएट वर्ड मतलब डीडीएल, डेटा को डिफाइन कर रहे थे, आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, टेबल का नाम क्या होगा, टेबल के अंदर कितने कॉलम आएंगे, कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, ये सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आती हैं, डीडीएल की कैटेगरी में आती हैं, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम बात कर रहे हैं डेटा को इंसर्ट करने की। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, इंसर्ट वाला कीवर्ड यूज करेंगे। अगेन बोल रहा हूं, आप यहाँ पर कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, खैर हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट, इंसर्ट के बाद एक कीवर्ड लिखा इनटू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद हमने लिखा टेबल का नाम। ओके, इंसर्ट के साथ हमेशा कौन सा कीवर्ड आएगा, इनटू, अगेन बोल रहा हूँ कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो। ठीक है, खैर हमने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी, हम ईएमपी टेबल में कुछ इंसर्ट करने वाले हैं, क्या इंसर्ट करने वाले हैं, वैल्यूज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। आपको इन क्वेरीज को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंग्लिश से थोड़ी सी हटके जाने वाली है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज, कौन सी टेबल में, ईएमपी, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहला कॉलम कौन सा है, आईडी, तो हमें आईडी लिखना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक आईडी दिया 101, ठीक है, कॉमा, फिर क्या देना है, नाम, ईएमपी नेम, तो मैंने क्या लिखा, राम। जस्ट टू रिमेम्बर दिस थिंग, जो नाम है ना वो वैरकेर टाइप का है। ओके, जो भी जो भी वैरकेर टाइप का डेटा होता है ना, उसे हमें लिखने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ते हैं, कंपलसरी है। आप इंटीजर के ऊपर चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, लेकिन नाम के ऊपर लगाना पड़ेगा। देखो मैं एक जनरल भाषा बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम पंकज, ओके, कोई पूरा नाम पूछे तो पंकज के बाद स्पेस देके मैं लिखूंगा वाधवानी, क्योंकि ये नाम है, ये सरनेम में समझ में आने के लिए बीच में स्पेस देना पड़ेगा ना। जो नाम होता है ना उसमें स्पेस आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सिंगल कोड में लिखूं तो सामने वाले को समझाना आसान होगा कि ये पूरा एक ही नाम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 10,000 लिखने के लिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 1 लाख के लिए ऐसा करेंगे, 10 लाख के लिए ऐसा करेंगे। ओके, क्या हम इसके बीच में कभी स्पेस देते हैं क्या, अब आप बोलोगे सर कॉमा लगा सकते हैं, स्पेस देते हैं क्या, नहीं ना। अगर हम बात करें स्पेस की तो स्पेस को सेपरेटर कहा जाता है। ओके, हर वो चीज जिसमें सेपरेटर के आने की पॉसिबिलिटी हो, जैसे यहाँ पर सेपरेटर के आने की पॉसिबिलिटी है तो उसको हम सिंगल कोड में लिखना प्रिफर करेंगे। कंपलसरी आपको यहाँ सिंगल कोड में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आईडी तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, नाम हम कैसे लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा करके क्या लिखने वाले हैं, सैलरी। लेट सपोज की सैलरी मैंने लिख दी 10,000, कॉमा इसकी सिटी मैंने लिख दी इंदौर, आप कुछ और भी लिख सकते हो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। ओके, और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। हम टेबल में एम्प्लॉय नाम की टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं या एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं जिसके पहले कॉलम में 101 आए, सेकंड में राम आए, थर्ड में 10,000 आए और लास्ट वाले में इंदौर लिखा के आ जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। ओके, तो इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी क्वेरी वही की वही, हम ईएमपी नाम की टेबल में डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। लेट्स सी, ये बोल रहा है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। कंप्यूटर में जो एक टेबल बनी थी ना इस टाइप की दिखने वाली, उसके अंदर यहाँ पर 101, इसके बाद यहाँ पर राम, इसके बाद 10,000 और इसके बाद इंदौर लिखा के आ चुका है, ऐसा हो चुका है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर वापस से और रिकॉर्ड इंसर्ट करने का सोचे तो हमें यही वाली क्वेरी वापस से लिखना पड़ेगी।
मान लो सेकंड वाले टाइम पे जब मैं लिख रहा था तो 102 और यहाँ पर राम की जगह मैंने लिख दिया श्याम। ओके, 10,000 की जगह हमने लिख दिया इसका सैलरी 12,000 और इंदौर। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है, मैं समझा रहा हूँ। आपने कभी फेसबुक पे या जीमेल पे कभी रजिस्ट्रेशन किया है? बहुत बार किया होगा आपने, ऐसा कहीं ना कहीं अप्रोच फॉलो किया होगा। या फिर जब आप इस पर्टिकुलर जो आपके सामने ये चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसके लिए भी आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो आपके सामने बहुत सारे कॉलम्स दिखाई दिए आपको, है ना, एक डिजाइन दिखाई दिया HTML पेज जैसा। मैं आपको समझाने के लिए वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें एक ऐसा फॉर्म दिखाई देता है। ठीक है, चलो रजिस्ट्रेशन पेज देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, यहाँ लास्ट नेम लिखोगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। जब आप ये सारी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे, तो ये पूरा डेटा उठ के कहाँ जाएगा? सर्वर पे, है ना। सर्वर उस डेटा को कलेक्ट करेगा और उसको एक क्वेरी के अंदर पुट कर देगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना। तो आपका डेटा सर्वर की किसी टेबल में स्टोर हो जाएगा। जब आप ये पूरा डेटा लिखते हो ना, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से वो डेटा अपने आप अरेंज हो जाएगा। आपको खाली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप जिस चीज को यूज कर रहे हो उसे कहा जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप बटन पे क्लिक करके काम करते हो। लेकिन बैकग्राउंड में कौन स्टोर कर रहा होता है डेटा को? इस टाइप की एक क्वेरी। आपसे डेटा ले लिया और आपका लिया हुआ डेटा, है ना, कहाँ स्टोर कर दिया? डेटाबेस में। अपना आप एक फ्लो समझो। देखो वो जो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये डिजाइन बनाने के लिए यूज हुआ HTML। ठीक है, इस HTML ने ऐसा डिजाइन बना के दे दिया। जब हम यहाँ पे डेटा सबमिट करेंगे तो ये डेटा कहाँ जाएगा? सर्वर पे। सर्वर इसको स्टोर करने के लिए किस लैंग्वेज की हेल्प लेगा? SQL की। ठीक है, मतलब SQL ने उस डेटा को सेव कर लिया। ओके, और इस डेटा को सेव करने के लिए, जो प्रोसेसिंग करने के लिए बैकग्राउंड में एक लैंग्वेज यूज हो रही होगी ना, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। या तो वो लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, या फिर वो लैंग्वेज जावा हो सकती है, उसमें सर्वलेट और JSP जैसे वर्ड आते हैं। मतलब कोई भी वेबसाइट एक लैंग्वेज से नहीं बन जाती है, उसके लिए मल्टीपल चीजें सीखना पड़ती है। आपने अगर नोटिस किया हो तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी सारी चीजें हमने इंक्लूड की है। तो उसमें सबसे पहले HTML और CSS था, जिससे हमने आपको डिजाइन करना सिखाई। अब डिजाइन के बाद जो डेटा आप सर्वर को भेजोगे, वो डेटा कहीं तो सेव होना चाहिए ना, उसके लिए हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। इस डेटाबेस में सेव करने के लिए, HTML से सर्वर तक ले जाने के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी? पाइथन की या फिर जावा की। और भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन पाइथन और जावा रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको इनमें से एक टेक्नोलॉजी और सिखाई जाएगी आने वाली नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप पाइथन पढ़ोगे और उसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इन सारी चीजों को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब पहली क्लास में डिजाइन करा, दूसरी क्लास में डेटाबेस पढ़ा, तीसरी क्लास में इन दोनों को मर्ज करने वाली टेक्नोलॉजी पढ़ी, चौथी क्लास में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ इस टाइप से फ्लो होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इंसर्ट वाली क्वेरी की, तो इससे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। ओके, पर यहाँ पर ना ये एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, मुझे ना एक साथ दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने की इच्छा है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद एक और बार ऐसा लिख दिया। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा लगा के एक और बार इसको लिख दिया और यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड लिखा 103। ओके, नाम लिख दिया राज, सैलरी 15,000 और भोपाल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक सिटी का नाम चेंज कर दिया जाए। इफ यू कैन नोटिस, हम इंसर्ट कर रहे हैं EMP में वैल्यूज। ये पहली वैल्यू पहले ब्रैकेट में, मतलब एक रो इस ब्रैकेट में, दूसरी रो इस ब्रैकेट में, और रिकॉर्ड रखना है, कॉमा लगा के तीसरी रो का नाम लिख दो, तीसरे रिकॉर्ड को भी लेकर के चला जाएगा। गॉट इट? सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को यहाँ पर आकर के पेस्ट करें और एंटर बटन प्रेस करें, तो ध्यान से देखो, पिछली बार इसने क्या बोला था? क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इस बार क्या बोल रहा है? क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 रो पास की ना मैंने, तो 2 रोज अफेक्टेड। मतलब जो ये टेबल बनाई थी हमने समझने के लिए, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड और आ गए होंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आप समझो, या फिर बोलो तो लिख देते हैं कि यहाँ 102 आया होगा, यहाँ पर शाम आया होगा, यहाँ 12,000, यहाँ पर इंदौर। ओके, देन यहाँ 103 राज, कोई भी नाम हो सकता है बेटा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बस वैल्यू सही लिखना। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने भोपाल लिखा है। इस टाइप की टेबल इंटरनली बन चुकी है। अब ना मान लो कि कोई थर्ड पर्सन आया जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेट सपोज एक ऐसा पर्सन आया मेरे पास जिसका रिकॉर्ड, ओके, उसके पास EMP ID तो है क्योंकि उसकी जॉब लग गई है। ओके, तो EMP ID तो है, उसका नाम लेट से कोई अंग्रेज का नाम लिखते हैं क्योंकि इसका मजाक उड़ाना है मुझे, और मैं इंडियंस का मजाक नहीं उड़ाता, अंग्रेजों का उड़ाता हूँ। ठीक है, चलो क्या, मैंने यहाँ पर 104 जॉन लिख दिया,
मान लो इसको हमें सैलरी नहीं देनी है क्योंकि अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया हमारे ऊपर, अब मेरे को गुस्सा निकालना है इसके ऊपर, और इसको हम जॉब दे देते हैं राव में, कचौरी की दुकान पे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ना सिर्फ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं इसके, इसको सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। तो 104 उसका आईडी है, ये उसका नाम लिखा हुआ है। अब सैलरी हमने लिखी नहीं, अगर मैं करंटली इस क्वेरी को चलाऊंगा तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगी, एक मैसेज देखने को मिलेगा कि आपकी टेबल में 4 कॉलम है और आपने 3 ही डेटा पास किए हैं, तो आपका कॉलम काउंट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार रन करके दिखाता हूं, देखो एरर आ गई। यहाँ पर ये बोल रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू काउंट एट रो 1, ठीक है। आपकी जो रो है ना, रो 1 मतलब कौन सी रो, ये वाली रो की बात कर रहा है वो, कि यहाँ पर ये 1 वाली रो जो है ना, इसमें 4 कॉलम है और आपने 3 डेटा दिए हैं। कौन सा डेटा कौन से कॉलम में रखना है हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेंशन करो। तो मैंने इससे पूछा कैसे मेंशन करूं, उसने बोला आपने जो ये लिखा है ना इंसर्ट इनटू ईएमपी, इस ईएमपी के बाद लगा दो ब्रैकेट्स, क्या लगा दो, ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स के अंदर आकर के आप क्या करना स्टार्ट करो, कॉलम के नाम लिखना स्टार्ट करो यहाँ पर। ओके, सो हम कॉलम के नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर हम बात करें इन कॉलम के नाम्स की, तो सबसे पहला जो आईडी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ओके, वो सबसे पहले क्या लिखा है, ईएमपी आईडी, कॉमा, इसके बाद हमने क्या दिया है, नेम, तो हमने यहाँ लिख दिया ईएमपी नेम, कॉमा, इसके बाद क्या दिया है, ईएमपी सिटी। ओके, अब मैंने इसको 3 चीजें प्रोवाइड की, पहला है ईएमपी आईडी, दूसरा है ईएमपी नेम, तीसरा है ईएमपी सिटी। मैंने जो डेटा प्रोवाइड नहीं किया, सिस्टम उसको नल वैल्यू कंसीडर कर लेगा। क्वेश्चन आता है सर नल क्या होता है, ये एक ऐसा कीवर्ड होता है जो आपने या मैंने नहीं बनाया, कंप्यूटर ने बनाया है, जिसको नथिंग से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब नल मतलब नथिंग, कंप्यूटर में कोई भी चीज खाली नहीं होती है। मतलब अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी में कोई भी डेटा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, और 0 और 1 अपने आप में वैल्यूज हैं। तो एक कीवर्ड बनाया गया नल, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर नल लिख दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर ऐसा फील करता है कि नल लिखा है मतलब खाली होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके घर में 4-5 चेयर्स हैं, उनमें से एक चेयर को छोड़ के बाकी सब पे कोई ना कोई बैठा है, और जो एक चेयर जिस पे कोई नहीं बैठा है, मान लो उस पे एक बैग रखा हुआ है ना, एक आपका कोई भी एक बैग रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस चेयर को खाली कंसीडर करोगे क्योंकि उस पर कोई बैठा नहीं है ना, कि जरूरत पड़ने पर बैग को हटा के बैठ जाएंगे, तो आप बोलोगे हाँ एक चेयर खाली पड़ी है, बोलोगे ना ऐसा। उस खाली चेयर के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, बैग, कि उस पे एक बैग रखा है। वैसे ही कंप्यूटर में किसी चीज को नल मतलब नथिंग माना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस टाइप का कुछ लिख देता हूं, तो हमने 4 में से 3 ही कॉलम में वैल्यू दी है, तो चौथे कॉलम को हमारा कंप्यूटर क्या मान लेगा, नल वैल्यू मान लेगा, ठीक है। एक बार इसको रन करके दिखाया जाए, इस बार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब पता है हमारे कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर हुआ होगा, यहाँ पर एक टेबल बनी होगी जिसमें 104 नाम का एक कॉलम होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाम जॉन है। ओके, सैलरी क्या होगी इसकी, नल, क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड दिया ही नहीं, और इसकी सिटी क्या होगी, राउ, ठीक है। यहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड इस टाइप से होगा। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, ये एग्जैक्टली ऐसा है, हम कैसे मान लें, तो इसके लिए हमें DRL का यूज करना पड़ेगा। DRL मतलब सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड कितना सही स्टोर हुआ है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट देन कॉलम का नाम, ठीक है, लेट्स से EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी, EMP सिटी, है ना, फ्रॉम टेबल का नाम, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट को फील करो, वर्ड लिखा है प्रिंट कर दो, है ना, सिलेक्ट मतलब प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, किस किस को प्रिंट कर दो, एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय की सैलरी को, और एम्प्लॉय की सिटी को। कौन सी टेबल से, फ्रॉम EMP। तो अगर हम इस क्वेरी को चलाएंगे जो आपके सामने लिखी हुई है, ओके, कहां पर, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे ही रन करेंगे तो ये हमें चारों कॉलम की सारी वैल्यूज ला करके दे देगा। दिख रहा है, ये वैसा ही नहीं दिख रहा जैसा मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया, देखो, है ना, इस टाइप पे नहीं दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, कि यहाँ पर एम्प्लॉय के आईडी दिख रहे हैं, यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, यहाँ पर सैलरी दिख रहा है, और यहाँ पर सिटी दिख रहा है। इफ यू कैन नोटिस, देखो इसकी सैलरी नल दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका रिकॉर्ड दिया ही नहीं था। ओके, अब अगर आपके पास मान लो यहाँ पर 4 की जगह 400 कॉलम होते, तो क्या हम 400 बार नाम लिखने बैठते क्या, नहीं। उसके लिए हम क्या करते, जो आपने एक क्वेरी लिखी है ना, सिलेक्ट EMP ID EMP नेम करके, इतना सारा ना लिखते हुए हम यहाँ पर स्टार का साइन लगा देते हैं। ओके, इसे सिलेक्ट ऑल पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, है ना।
यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर आकर के पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या वाकई में सेम आउटपुट आ रहा है। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला आउटपुट सेम है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना है? सारे कॉलम, सारा रिकॉर्ड। कौन सी टेबल से? फ्रॉम ईएमपी, है ना। तो एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में आपको 2 मिनट में समझाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके पहले आपकी एग्जाम से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना है यहाँ पर। आपकी एग्जाम कब होगी, किस डेट को होगी, कितने बजे से स्टार्ट होगी, और डीजी सर से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। सो आई रिक्वेस्ट जी मैम ओके टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। ओके जस्ट वेट, हम 2 मिनट में वापस से कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। ओके मैम ओवर टू यू। Shiji ma'am, can you hear me? Might be some technical issues are there. Okay, जब भी वो आएंगी तब वो एक्सप्लेन कर देंगी, मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। ओके सो यहाँ पर अगर हम बात करें, ओके सो पैनलिस्ट जब भी मैम आ जाए जस्ट डू पिंग मी। ओके यहाँ पर अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हम सारा रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ना इसमें फिल्टरेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई बार ऐसा किया होगा, जैसे अपन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है, जब अपन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट कितनी रेंज में, प्राइस रेंज में होना चाहिए, हम ये देखते हैं, है ना। लाइक हमें वो सारे प्रोडक्ट दिखाओ जो 5,000 के नीचे आते हैं, या वो सारे प्रोडक्ट दिखाओ जो 5,000 से 10,000 के बीच में आते हैं, ऐसा होता है ना। मुझे भी यहाँ पर इस टाइप के फिल्ट्रेशन लगाना है। तो ये सिलेक्ट कीवर्ड और एक वेयर नाम की चीज, ये 2 चीजें मिलके मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके मतलब अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। देखो इसमें 10,000 से ज्यादा सैलरी किस किस की है, एक ये 12,000, एक ये 15,000। क्या ये 10,000 से ज्यादा है क्या? नहीं ना, 10,000 से ज्यादा बोला है, 10,000 नहीं बोला है, ठीक है। मुझे वो सारी सैलरी पता करना है जिनके, वो सारे रिकॉर्ड पता करना है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, वेयर ईएमपी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, हम प्रिंट कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स कौन सी टेबल से, फ्रॉम ईएमपी, जहां पर ईएमपी सैलरी किससे ज्यादा होनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो एक बार रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, सॉरी फॉर दैट, कॉपी नहीं हुआ था। ओके कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो ये मुझे 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है कि इन 2 रिकॉर्ड्स की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 का वो बराबर वाला भी साइन लगाना चाहूँ तो यहाँ ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू आ जाता है, वो इक्वल टू ऐसा वाला नहीं लगेगा, कंप्यूटर पे ऐसा बटन नहीं होता ना। तो हमने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो अब 10,000 वाला भी रिकॉर्ड आ जाएगा। याद रखना, नल मतलब नथिंग, ओके, नल मतलब नथिंग, ये कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर की जगह पर ऐसा लिखता, ईएमपी सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000, ओके, तो लेस देन इक्वल टू 10,000 कौन कौन है, एक ही रिकॉर्ड है, ये 10,000 के बराबर है। इससे छोटा कोई रिकॉर्ड दिख रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर नल है तो सही, उसको तो सैलरी नहीं मिल रही। बेटा वो जीरो नहीं है, वो नथिंग है। नथिंग मतलब वो कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं अभी करंट सिनारियो में यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10,000 वाली सैलरी लिखूं तो ये दिखाएगा, और अगर मैं सिर्फ लेस देन वाली देखूं तो लेस देन वाली कोई सैलरी है ही नहीं, नल कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंशन ही नहीं होता है, ठीक है। चलो खैर अभी वापस से आते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर जो आपको सामने दिख रहा है। ओके यहाँ पर अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी एग्जैक्टली 10,000 है, डायरेक्टली चला के दिखाता हूँ, जिसकी सैलरी एग्जैक्टली 10,000 है तो आप इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया तो बड़ी सैलरी ढूंढेगा, यहाँ लेस देन का साइन लगाया तो छोटी सैलरी ढूंढेगा, इक्वल टू का साइन लगाया तो एग्जैक्ट इक्वल टू 10,000 ढूंढेगा, और अगर नॉट इक्वल टू बोल दिया तो नॉट इक्वल टू 10,000 ढूंढेगा। अभी भी आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें नल वाला रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि नल कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा मुझे ये ढूंढना है कि किसकी सैलरी नल है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी। अब यहाँ पर साइन काम नहीं करेगा, है ना, इज इक्वल टू काम नहीं करेगा, ऐसे इज इक्वल टू मत लगाना, यहाँ लिखना इज नल, और नल कैसा लिखेंगे, कैपिटल में, ठीक है। पढ़ने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही हमने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज नल,
तो अब ये नल वाली वैल्यू को ढूंढ के ले आएगा, अदरवाइज नहीं ढूंढ के ला पाता। ठीक है, देखो ले आया। ओके, मतलब स्पेशल चीजों को सर्च करने के लिए ऑपरेटर भी स्पेशल कैटेगरी के होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है और वो इंदौर में है। आप एक काम करो, इस टेबल को देखो, इस पूरी टेबल में मुझे फिल्टर करना है ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ये दो, और इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सिटी इंदौर है, तो यही है, मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड। ओके, सोचो अगर यही काम आपको मैन्युअली करना पड़े, अभी तो 4 रिकॉर्ड है, यहाँ पर 4,000, 40,000 या 4 लाख रिकॉर्ड रख दिया जाए और आपको ढूंढने का बोला जाए, तो आप कितना परेशान हो जाओगे। लेकिन कंप्यूटर इस डेटा को आसान भाषा में करने के लिए एसक्यूएल का यूज करता है। अगेन मुझे ये पता करना है इस टेबल में कैसे इतने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है और साथ ही साथ उनकी सिटी इंदौर है, तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो एक वाला काम तो हो गया कि ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए। साथ में इसके बाद हमें एक ऑपरेटर लिखना पड़ेगा एंड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। एंड ईएमपी सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में इंदौर। तो आप बोलोगे सर आपने सिंगल कोट्स क्यों लगा दिए इंदौर के लिए, क्योंकि जो इंदौर है वो वेरकेयर कैटेगरी का है। न्यूमेरिकल में सिंगल कोट लगाना कंपलसरी नहीं है, आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, लेकिन वेरकेयर में सिंगल कोट्स लगाना पड़ते हैं। ठीक है, सो हमने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड ईएमपी सिटी इज इंदौर, मतलब हमें दो चीजें चेक करना पड़ेंगी। ठीक है, सो हम वापस से आते हैं अपनी क्वेरी पे और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, select all from EMP where EMP salary is greater than 10,000 and EMP city is equal to इंदौर। तो देखो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसने मुझे ढूंढ के निकाल के लाके दे दिया कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है और सिटी इंदौर है। आप और भी कंडीशन लगाना चाहो तो एंड एंड करके लिखते जाओ, ये मना नहीं करेगा। ओके, चेक करने के लिए इसके आगे और भी कुछ सर्च करना है, एंड ईएमपी आईडी वो भी लिख सकते हो। ठीक है, पर अभी नहीं कर रहे ऐसा। ओके, हम आते हैं अगली स्टेप पे। अगली स्टेप पे मैं ना थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ कि या तो सैलरी 10,000 से ज्यादा हो या फिर सिटी इंदौर हो, दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी रिकॉर्ड हो गया तो मेरा काम हो जाए। तो ये किसको सर्च करेगा, और वाले को। ठीक है, एंड की जगह क्या लिख दिया हमने, और। अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हो बाय चांस कभी, तो एंड गेट और गेट होता है ना, एंड क्या बोलता है, दोनों वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो आउटपुट आएगा, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आउटपुट नहीं आएगा। और क्या बोलता है, दोनों में से एक भी मिल गया तो मैं तो रिकॉर्ड दे दूंगा। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज की जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट पे अपन प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ऐसा ही नहीं होता है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट निकल के आते हैं, वो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो यही चल रहा है, क्वेरीज ही चल रही है। अच्छा, अपन बेस टेबल देख लेते हैं अपनी। बेस टेबल मतलब ये बताओ इसमें ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो एक तो ये जो हाईलाइट हो रहा है वो वाला, और एक ये वाला, दो रिकॉर्ड तो पक्का ये प्रिंट हो गए होंगे। और इसके अंदर ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड है जिनकी सिटी इंदौर है, तो एक ये है, एक इसके बाद वाला है। अब ये रिकॉर्ड तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था तो इसको इग्नोर कर दो। मतलब हमें 3 आउटपुट देखने को मिलेंगे, इसकी सिटी इंदौर है इसलिए देखने को मिलेगा, इसकी सैलरी भी 10,000 से ज्यादा है और सिटी भी इंदौर है इसलिए तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसकी सिटी वाले भोपाल है लेकिन सैलरी तो 10,000 से ज्यादा है ना। मैंने क्या बोला था, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप मुझे रिकॉर्ड निकाल करके ला करके दो। लाइक आप एक फोन सर्च कर रहे हो जिसमें या तो 4 GB रैम हो या फिर उसकी स्क्रीन 6.5 इंच की हो। ठीक है, या फिर वर्ड बोला ना, तो वो देखेगा कौन कौन से फोन है 6.5 वाले, वो तो दिखाई दो। ओके, और कौन कौन से फोन है 4 GB रैम वाले, वो भी सारे दिखा दो। इसमें कॉमन डेटा बार बार मत दिखाना। ठीक है, मतलब टेक्निकली बैकग्राउंड में कौन सी क्वेरी चल रही है, और गेट वाली क्वेरी चल रही है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर एंड की जगह और लिख दें, पूरा कोड वही, बस और लिख दें, तो 3 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। राम का नाम इसलिए प्रिंट हुआ इसकी सैलरी भले 10,000 से ज्यादा ना हो लेकिन सिटी तो इंदौर है। श्याम का नाम इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। राज का नाम इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। नो डाउट इसकी सिटी भी इंदौर थी, लेकिन यही वाला रिकॉर्ड मैच कर गया तो आगे वाला मैच करे ना करे हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप जैसे फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे फिल्टर सप्लाई करते हो ना, उसके बैकग्राउंड में इसी टाइप की क्वेरीज चल रही होती है ना। देन वापस से आते हैं अपन अपने अगले वाले पे। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत देर से, चलो अभी और आगे की चीजें बची हुई है, पहले वो बताई जाए। ठीक है, यहाँ पर एंड और दो चीजें तो समझ में आ गई हमें। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन मतलब इमेजिन करते हैं कि हमें यहाँ पर, अच्छा कभी ऐसा किया गूगल पे कुछ सर्च किया, वो आगे आगे का सजेशन देने लग जाता है पहले से। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने FA लिखा था खाली, तो वो फेसबुक वगैरह कंप्लीट करने लग गया था। इसको किसने पता मैं फेसबुक ही लिखने वाला हूँ। ठीक है,
हो सकता है मैं फास्टैग लिखना चाह रहा हूँ, तो इसने वो भी तो सजेस्ट किया है। ठीक है, चलो मैं इंदौर लिखना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो जैसे ही इंदौर लिखा, अभी RE नहीं लिखा है, इसको पहले से ही पता है। आगे देखो इंदौर से स्टार्ट होते हुए बहुत सारी चीजें बता रहा है। इंदौर टू अलवर फ्लाइट बता रहा है, इंदौर न्यूज बता रहा है, इंदौर पिन कोड बता रहा है, इंदौर टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, या फिर ये इंदौर इंस्टीट्यूट जो कॉलेज का नाम है वो बता रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे पता है इसके आगे क्या क्या नाम आने वाला है, मैं क्या क्या टाइप कर सकता हूँ? तो ये ना फिल्टरेशन कर रहा है। एक्चुअल में गूगल ने क्या कर रखा है, बहुत सारे वर्ड्स अपनी डेटाबेस डेफिनेशन में स्टोर करके रखे। अब इमेजिन करो, मुझे पता करना है मेरी कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, ये पता करना है मुझे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या क्वेरी लगाएंगे, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखें क्या, कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। ईएमपी नेम इज इक्वल टू आर, अगर ऐसा लिख दूं तो ये ढूंढेगा आर किसका नाम है भाई। मुझे एग्जैक्ट इक्वल टू आर ढूंढना है क्या? नहीं, मुझे आर से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ईएमपी नेम लाइक। ओके, क्या लिखेंगे? ईएमपी नेम लाइक। मैं आपको ये बता रहा हूँ, गूगल आगे का कैसे प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या लिखने वाले हो। ठीक है, सो वो लिख रहा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम लाइक आर, आर के बाद लगाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है आर पहला लेटर होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला लेटर कौन? आर। इन शॉर्ट आर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स। परसेंटेज मतलब आर के बाद ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ भी हो सकता है, ओके, एन जे एच कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परसेंटेज से। ओके, पहला लेटर आर होना चाहिए, इसके बाद जो होगा चलेगा। ठीक है, सो हमने जैसे इसको कॉपी पर यहाँ पर रन करके देखा। ओके, यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम लाइक आर परसेंट। तो देखो दो नाम ऐसे हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से स्टार्ट होने वाले को। ठीक है, रामराज प्रिंट हो गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो खैर जो भी है, यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक राम और एक राज। ठीक है, वापस से लौट के आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले डेटा की, ठीक है, तो मुझे वो सारे नाम चाहिए, इस टेबल को ध्यान से देखो, मुझे वो सारे नाम चाहिए जो एम से खत्म हो रहे हैं। जैसे राम, श्याम, ये एम से खत्म नहीं हो रहा, ये एम से खत्म नहीं हो रहा, ये दोनों एम से खत्म हो रहे हैं। इसके पहले 4 कैरेक्टर आ रहे हैं, इसके ऊपर वाले में 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने कैरेक्टर है, आखिरी कैरेक्टर एम होना चाहिए। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस। मैंने वापस से वही क्वेरी पेस्ट की, बस ईएमपी नेम लाइक के बाद मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटाइल एम। आखिरी कैरेक्टर एम होना चाहिए, इसके पहले कुछ भी आएगा चलेगा। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? सो कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट करते हैं। आप ध्यान से देखो, इस बार इसने राम और श्याम 2 नाम दिखाए क्योंकि दोनों एम से खत्म हो रहे हैं। समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, चलो खैर यहाँ पर अगर हम बात करें अगले डेटा की, ओके, कई बार होता है ना अपन गूगल पे कुछ टाइप कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होने वाला, किसी पर्टिकुलर वर्ड से एंड होने वाला हम ढूंढते हैं। वो बैकग्राउंड में कैसे सर्चिंग कर रहा होगा, गूगल कैसे इतना दिमाग लगा रहा है? वो ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए किसकी हेल्प ले रहा है? एसक्यूएल की हेल्प ले रहा है, जो कि हम पढ़ने बैठे हुए हैं। ठीक है, और आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में मजा भी आता है। इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना। ये पूरी फाइल जितनी भी क्वेरीज लिख रहा हूँ ना, ये पूरी फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको देखना आराम से, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम लाइक परसेंटाइल ए परसेंटाइल। इसका मतलब है नाम में कम से कम एक बार ए तो आना ही चाहिए। ए के पहले कुछ भी आए चलेगा, ए के बाद में कुछ भी आए चलेगा, कम से कम एक बार ए तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप नोटिस कर पाओ तो राम, श्याम और राज तीनों के नाम में ए आ रहा है। देखो यहाँ पर ए सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ 4th नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके नाम में ए नहीं आ रहा है। ठीक है, जॉन के ऊपर अत्याचार चलता रहेगा। ठीक है, चलो खैर यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढना है जिसमें जिसके नाम में एटलीस्ट एक बार ए आता हो। तो हम यहाँ पर एक बार राइट क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, पेस्ट किया, वो मुझे 3 रिकॉर्ड दिखा देगा कि इन तीनों के नाम में ए आता है। ठीक है, और रिकॉर्ड्स देखना है तो अपन इमेजिन करते हैं, मुझे वो सारे रिकॉर्ड देखना है जिसमें एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पे ए आता है। अगर आप सेकंड पोजीशन पे ए ढूंढना चाहते हो तो आप अंडरस्कोर का यूज करोगे। ठीक है, अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर। सबसे पहले एक कैरेक्टर आए, वो ए है, बी है, आर है, एक्स है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए चलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं मुझे वो सारे नाम ढूंढ के दिखाओ जिसमें सेकंड पोजीशन पे ए आता हो, तो सेकंड पोजीशन पे ए ढूंढने के लिए आप पहली पोजीशन पे अंडरस्कोर लगा दो।
अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, इस एक कैरेक्टर के बाद ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो अब मेरे सिस्टम में ऐसे कितने रिकॉर्ड इसमें सेकंड पोजीशन पे ए है, देखो राम में सेकंड पोजीशन पे ए है, राज में सेकंड पोजीशन पे ए है, इसमें ए नहीं है और इसमें ए है तो सही लेकिन सेकंड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। सो दो रिकॉर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये दो रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, मतलब फिर से रामराज प्रिंट होने वाला है, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर रामराज प्रिंट हो गया, ठीक है, मतलब उन दोनों का रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, क्लियर। आपको नंबर ऑफ कॉलम सारे प्रिंट ना करने हो, लेट सपोज सिर्फ ईएमपी नेम ही प्रिंट करने हो, तो आप यहाँ स्टार की जगह सिर्फ ईएमपी नेम लिख दो, खाली नाम प्रिंट हो जाएंगे, गॉट इट। मतलब सारा रिकॉर्ड नहीं प्रिंट करना है तो उस कॉलम का नाम लिख दो जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। अच्छा मैं एक बार ना बिना किसी कंडीशन के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी चला के दिखाता हूँ, वेयर वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, है ना। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, तो ये जो सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है ना, इसमें जॉन की सैलरी क्या आ रही है, नल, ओके। ये नल रिकॉर्ड कंपैरिजन में या किसी भी उसमें फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे लिए कहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आने वाले टाइम में, एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह में, यहाँ पर कुछ होते हैं फंक्शन, उनमें प्रॉब्लमेटिक में प्रॉब्लम दे जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो जॉन का रिकॉर्ड है ना, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी सैलरी नल नहीं रखना है, लेट सपोज यहाँ 5,000 रखना है। तो क्या मैंने कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया क्या, नहीं, मैंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ माइनर से चेंजेस कर दिए। आई रिपीट, मैंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ माइनर से चेंजेस कर दिए। ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है, अपडेट। आपको ध्यान होगा मैंने इंसर्ट के साथ एक वर्ड लिखा था अपडेट, अपडेट मतलब किसी रिकॉर्ड को चेंज करना। तो हम यहाँ लिखेंगे अपडेट, अपडेट की क्वेरी थोड़ी डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करना। अगेन आपको सारी क्वेरीज याद नहीं करना है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। खैर हमने लिखा अपडेट ईएमपी, हम कौन सी टेबल को अपडेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को। देन हमने लिखा सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। क्या लिखा, अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 5,000। अगर मैंने सिर्फ इतना लिख के चला दिया ना तो सिस्टम बुरा मान जाएगा। क्यों बुरा मान जाएगा, क्योंकि हमने जिस पर्टिकुलर टेबल को अपडेट किया, ईएमपी सैलरी को 5,000 किया, तो ये बोलेगा मतलब मुझे ये वाली टेबल पिक करना है और इस टेबल में जितने लोग बैठे ना सबकी सैलरी 5,000 सेट कर देना है। क्योंकि मैंने कोई कंडीशन दी क्या, मैंने आपको बोला एक काम करो, टेबल रखिए ना, टेबल में जाके सैलरी वाले कॉलम को 5,000 सेट कर दो, तो आपने सबकी सैलरी 5,000 कर दी। ऐसा नहीं करना है, तो इसके लिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे, वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। और वेयर के आगे लिखेंगे ईएमपी आईडी इज इक्वल टू उस पर्सन का नाम जिसकी सैलरी में चेंजेस करना है, ठीक है। तो जॉन का आईडी देख लो एक बार, जॉन का आईडी हमने क्या रखा है 104, मुझे इसी का रिकॉर्ड चेंज करना है ना, बाकी सबका तो चेंज नहीं करना है, तो हमें बकायदा मेंशन करना पड़ेगा। हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं, कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को, और चेंज कर रहे हैं ईएमपी सैलरी को 5,000 से, जहां पर ईएमपी आईडी क्या है 104, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं भी आंसर करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों का ना एक क्वेश्चन आया था, कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज ई सर्टिफिकेट। बेटा इट इज अ सर्टिफिकेट जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, हम पेपर पे प्रिंट करके आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी जाएगी थ्रू ईमेल, दैट इज कॉल्ड ई सर्टिफिकेट। उस पर लिखा रहेगा आपने 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, सक्सेसफुली एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और आपका रिजल्ट जो भी रहा है, रिजल्ट हम मेंशन नहीं करेंगे उसके अंदर कि आपके मार्क्स दिखे, हम नहीं चाहते हैं कि मार्क्स को लेकर के कुछ भी लफड़ा हो, लेकिन हाँ जो टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और विनर सर्टिफिकेट पोजीशन वाला, इस टाइप की चीजें प्रोवाइडेड रहेंगी, ओके। चलो फिर आई होप ई सर्टिफिकेट वर्ड समझ में आ गया होगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिस्टम, ओके। अच्छा एक और चीज, चलिए अभी ई सर्टिफिकेट की बात हुई, तो आप जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सबके नाम हम एक डेटाबेस में स्टोर करते जा रहे हैं, उसमें हम फिल्टर करेंगे कितने लोगों ने टॉप किया। ये सारी चीजें करने के लिए भी हम कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, एसक्यूएल का, ठीक है। चलो खैर बैक टू द वर्क, ओके। हम यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखना सीख रहे थे, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। अच्छा मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज और चाहूंगा, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं आपसे छोटा सा फीडबैक चाहूंगा कि आज का सेशन में आपको क्या चीजें सही लगी, कैसा लगा ओवरऑल सेशन, और ये सारी चीजें एक फीडबैक दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगता है कि अगर आपका फीडबैक आएगा, अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो हमें अगली बार इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, ओके। पॉजिटिव चीज रहेगी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव रहेगा तो हमें इंप्रूव करने को मिलेगी। सो ऑनेस्ट ओपिनियन विल बी अ वर्थ, ओके। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अपडेट की क्वेरी की, तो अपडेट की क्वेरी कैसे काम करती है मैं आपको वही समझाना स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले हमने लिखा है अपडेट ईएमपी, सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 5000। मुझे ना यहाँ पर एक रिकॉर्ड बार बार नल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर मुझे उसको 5000 करना था। सबको 5000 नहीं करना है, सिर्फ इसी को करना है। तो इसकी आईडी या इसके नाम के हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़ेंगे यहाँ पर। तो हमने लिखा अपडेट ईएमपी, सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 5000 वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 104। ओके, इस क्वेरी को मैं आकर के अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाता हूँ। ठीक है, दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पर आकर के हम क्वेरी को पेस्ट करते हैं। क्या लिखा? अपडेट ईएमपी, सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 5000 वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 104। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये बता रहा है क्वेरी ओके है और एक रो अफेक्ट भी हुई है। अभी जब मैं सिलेक्ट ऑल वाली क्वेरी चला रहा था तो आप ध्यान से देखो, बाकी 3 रिकॉर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4th रिकॉर्ड है उसकी सैलरी कितनी बता रहा था? नल। लेकिन अगर अभी मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी करता हूं तो इस केस में मुझे यहाँ पर सैलरी कितनी दिखा रहा है? 5000 दिखा रहा है। मतलब मैंने सक्सेसफुली इस पर्सन का रिकॉर्ड अपडेट कर लिया है। क्या मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया? नहीं, एग्जिस्टिंग में चेंज किया। तो आपको जो ये कीवर्ड दिख रहा है इंसर्ट, इंसर्ट मतलब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, और डिलीट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना, अभी बताया नहीं ये वाला, और अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना। ठीक है, अब यहां तक आते आते हम डेटा को प्रिंट करना और फिल्टर करना तो सीख गए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मान लो थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि इसमें ना मुझे सैलरी जो है उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, जैसे ये जो रिकॉर्ड है ना 10,000, 12,000, 15,000, 5,000 ऐसे रखे हुए हैं, मुझे इनको थोड़ा सा सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस से सिलेक्ट ऑल वाली क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिखते हैं ना अपन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी बार बार, वैसा का वैसा यहाँ पर वापस से लिखेंगे। बस इसके बाद एक टर्म लिख देंगे ऑर्डर बाय। क्या लिख देंगे? ऑर्डर बाय। मतलब हम एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। किसके हिसाब से अरेंज करना है? लेट्स से ईएमपी सैलरी। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, अच्छा इसको स्टार मत पढ़ना, इसको ऑल पढ़ते हैं टेक्निकल भाषा में, है ना। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ईएमपी सैलरी। अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊं तो आप ध्यान से देखो, अभी जो आपको सैलरी दिख रही है वो किसी भी ऑर्डर में दिख रही है ना। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी के बाद ये जो सैलरी दिख रही है किसी भी ऑर्डर में दिख रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ऑर्डर बाय ईएमपी सैलरी, तो आप ध्यान से देखो 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 बढ़ते क्रम में, जिसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, उस ऑर्डर में दिखाई दे रही है। ठीक है, वापस से लौट के आते हैं, सेम क्वेरी वापस से लिखते हैं, बस इसके आगे लिख देते हैं DESC, तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, बस इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स सी, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर ट्राई करते हैं। तो देखो, जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ देखो, ऐसे वाले रिकॉर्ड दिखेंगे। गॉट इट? सो हम सैलरी को, नाम को, आईडी को, सिटी को, अगर सिटी दिया होता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देता हूँ। ठीक है, सो जिस पर्टिकुलर तरीके से आपने काम किया है, मतलब जिस पर्टिकुलर तरीके से आपने उसको अरेंज करने का बोला है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो उस ऑर्डर में काम करके आपको डेटा अरेंज करके दे देगा। ठीक है, एक और चीज, अच्छा कई बार होता है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जैसे फ्लिपकार्ट ने बोल दिया आज सारे प्रोडक्ट्स पे 10% ऑफ, या फिर मान लो एक कंपनी है जो बोल रही है कि इस महीने की सैलरी में सारे एम्प्लॉयज को 10% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, या मान लो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कुछ इमेजिन करो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाएंगे। आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिलेक्ट वाली क्वेरी चला के दिखाई थी, ये वाली। ओके, मैं यही क्वेरी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी, ईएमपी सिटी फ्रॉम ईएमपी, तो 4 कॉलम के नाम प्रिंट हो जाएंगे। रन करके देख लेते हैं, हो गए। मुझे ना ईएमपी सैलरी के पास में एक और कॉलम चाहिए जिसका नाम होना चाहिए ईएमपी सैलरी विद बोनस। ओके, ताकि उसको 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बोनस मिला है वो भी दिखाई दे। ठीक है, तो हमने लिखा सिलेक्ट ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी, कॉमा करके लिख दो ईएमपी सैलरी प्लस 1,000, ये बोनस है ना, ऐसा भी एक्स्ट्रा आ जाए। ओके, तो इस बार 4 की जगह 5 कॉलम दिखाई देंगे। ये 5वां कॉलम स्टोर नहीं हुआ है कहीं पर, ये सिर्फ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। पहले आईडी, फिर नेम, फिर सैलरी विद 1,000, और फिर सिटी प्रिंट होगा। आप ध्यान से देखो, इस वाले कॉलम को देखो, ईएमपी सैलरी प्लस 1,000, इससे 1,000 ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो आप एक काम करो, इसके अंदर 10% वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर 10% सैलरी बढ़ा दो, या फिर 10% घटा लो। तो फ्लिपकार्ट बताता है ना ओरिजिनल प्राइस इतनी, 10% ऑफ के बाद इतनी, ऐसा कुछ करता है ना वो। तो कैसे करता है, वो भी इसी एसक्यूएल की हेल्प से कर रहा होता है। ठीक है, चलो खैर, ये तो हुआ बेसिक। लेकिन ना इस कॉलम का नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ईएमपी सैलरी प्लस 1,000, मतलब सामने वाले को ऐसे दिखाना चाह रहे हो क्या तुमने 1,000 रुपए दिए, नहीं ना। तो हम यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे एज, सिंगल कोड में लिख देते हैं सैलरी विद बोनस। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये जो है ना, ये कॉलम का नाम बन जाएगा, एस के बाद लिखा हुआ कॉलम का नाम बन जाएगा। ठीक है,
मतलब इस बार जो ईएमपी सैलरी प्लस 1000 है ना, वो दिखने की बजाय थोड़ा सा अलग दिखेगा। कैसा? उसके कॉलम का नाम पढ़ो, ऊपर पहले ऐसा दिख रहा था ना, इस बार कॉलम का नाम पढ़ो, सैलरी विद बोनस लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें टेबल में स्टोर थी, लेकिन ये सैलरी विद बोनस टेबल में स्टोर नहीं हुआ है। बस वो बता रहा है कि इस बार सबको 1,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, बोनस सैलरी इतनी मिलने वाली है इस बार, रेगुलर सैलरी ये रही, बोनस सैलरी ये रही। होता है ना ऐसा? ये सारी चीजें भी किससे हो रही है? एसक्यूएल से हो रही है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। सिलेक्ट की हमने बहुत सारी क्वेरीज देख ली है, इसलिए अब हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, और हम अगली चीज की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, अगली चीज मतलब कौन सी? मान लो मुझे इस डेटाबेस में अचानक से ध्यान आया कि इस डेटाबेस में मैंने बाकी सारा काम तो कर लिया। ठीक है, अच्छा एक रिकॉर्ड डिलीट करके भी दिखाया जाए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए लेट सपोज एक नया रिकॉर्ड पहले इंसर्ट कर देता हूँ, जिसको डिलीट करके दिखाना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करूँ, ठीक है, लेट सपोज 105, ठीक है, इसका नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ नाम चेंज कर देते हैं, रामानुज कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसकी सैलरी हम रख देते हैं लेट सपोज 17,000 और इसकी सिटी इंदौर ही रहने देते हैं। ठीक है, मैंने एक टेम्परेरी रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंसर्ट किया क्योंकि मुझे डिलीट की भी क्वेरी चला के दिखाना है ना। तो देखो बोल रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। अभी अगर करंट सिचुएशन में मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी चलाता हूँ, तो आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, इस 5 रिकॉर्ड में से ये 5वां रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। पूरी टेबल नहीं डिलीट करना है, सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो इसके लिए कौन सी क्वेरी मेरी हेल्प करेगी? डिलीट वाली क्वेरी मेरी हेल्प करेगी। ठीक है, डिलीट वाली क्वेरी कैसे लिखते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम ईएमपी। इसका मतलब है हम ईएमपी से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हमने डिलीट की क्वेरी चला दी तो ये ना टेबल में से पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 105। तो इसका मतलब है हम सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसका आईडी 105 है। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगेन एक क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस कोड को चलाऊं, क्या लिखा हुआ है? डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 105, तो बता रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। ओके, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कीवर्ड होता है, डिलीट करने के लिए डिलीट कीवर्ड होता है, अपडेट के लिए अपडेट होता है। ये सारे अंदर रखे हुए रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी कैटेगरी के हैं? ये डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाले हैं। ओके, अच्छा हमने डेटा वाला जो पहला देखा ना, डीडीएल, डीडीएल में सिर्फ एक ही फीचर देखा हमने, कौन सा? क्रिएट वाला। अभी ना तो ऑल्टर देखा है ना ड्रॉप देखा है, तो क्यों ना ऑल्टर कीवर्ड देखा जाए कि मान लो फ्लिपकार्ट ने या किसी पर्टिकुलर कंपनी ने ऐसे 4 कॉलम वाली टेबल बनाई थी, बाद में इनको ध्यान आया कि यार एक कॉलम और होना चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम और होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए ईएमपी मेल आईडी। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? तो ऐड करने के लिए हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। क्यों ऑल्टर करना पड़ेगा? क्योंकि हम आउटर स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ रहा है ना। ऑल्टर किस पे काम करता है? डीडीएल पे, और डीडीएल मतलब आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से ऑल्टर ईएमपी। हमें क्या करना है? ऐड करना है कॉलम को। तो हमने लिखा ऐड कॉलम। ठीक है, बहुत सिंपल इंग्लिश है, पढ़ो। ऑल्टर, एक सेकेंड, ऑल्टर टेबल ईएमपी, ऐड कॉलम। ठीक है, हम ऑल्टर कर रहे हैं टेबल को और ऐड कर रहे हैं कॉलम को। ठीक है, कौन सा कॉलम ऐड करना है अपने को? मेल आईडी। ठीक है, अच्छा मेल आईडी का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? varchar, और कम से कम इसको 35-40 साइज का तो रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल आईडी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अपन यूनिकनेस के चक्कर में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, अपना नाम डॉट अपना सरनेम डॉट अपना मोबाइल नंबर डॉट अपना पता @gmail.com, ऐसे बहुत बड़ा सा बना देते हो ना आप लोग। वो बड़ा सा मेल आईडी बड़ी साइज का हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर varchar 50 लिखा है। ओके, अगर मैं अभी इस पर्टिकुलर क्वेरी को चलाता हूँ तो मेरी टेबल ईएमपी के अंदर एक कॉलम ऐड हो जाएगा मेल आईडी नाम का, जो कि यहां पर दिखाई देगा। अब इमेजिन करो, मुझे यहां पर नहीं देखना है, मुझे ईएमपी नेम के बाद देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे, कौन सा? आफ्टर। ठीक है, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे? आफ्टर। और आफ्टर के बाद हम लिखेंगे ईएमपी नेम। इसका मतलब है कि ये कॉलम किसके बाद ऐड होना चाहिए? ईएमपी नेम के बाद ऐड होना चाहिए। आप अगर ये नहीं लिखोगे तो लास्ट में ऐड होगा, लेकिन अगर आपने आफ्टर लिख दिया तो वो किसी के बाद ऐड हो सकता है। और अगर पहली पोजीशन पे ऐड करना हो तो ये आफ्टर ईएमपी नेम पूरा हटा दो और यहाँ खाली लिख दो फर्स्ट। क्या लिख दो? फर्स्ट। तो ये पहले पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर। अच्छा, इस कॉलम का नाम मेल आईडी नहीं होना चाहिए, ईएमपी मेल आईडी होना चाहिए, थोड़ा सिंक करेगा बाकी सबसे, है ना। चलो खैर, वापस से आते हैं, यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने ऑल्टर किया है टेबल को, और यहाँ पर ये बता रहा है इससे 4 रो अफेक्ट हुई, क्योंकि 4 रिकॉर्ड थे ना, तो चारों के लिए मेल आईडी नाम का कॉलम आया हुआ, किसी एक के लिए थोड़ी आया। लेकिन क्या मैंने मेल आईडी को अभी कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं। तो ये बताएगा इसके अंदर नल रिकॉर्ड रखे हैं। नल मतलब नथिंग, दिख रहा है।
तो इनके सारे रिकॉर्ड्स कैसे हैं? नथिंग है। अब एक बात बताओ, क्या हमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है क्या यहाँ पर? नहीं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है। मान लो मुझे 101 वाले का ईएमपी मेल आईडी सेट करना है, तो हम वापस से कौन सी क्वेरी चलाएंगे? अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी मेल आईडी इज इक्वल टू, लेट्स से सिंगल कोड में मैंने लिख दिया ram@gmail.com। ठीक है, देन वेयर EMP ID is equal to 101। तो इसका मतलब क्या है इस पूरी क्वेरी का? हम अपडेट कर रहे हैं इस टेबल को, सेट कर रहे हैं EMP मेल आईडी में ये वाली वैल्यू, जहां पर EMP ID कितना है? 101। तो बता रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो राम का रिकॉर्ड चेंज हो गया। ये पता है क्या हो रहा है? जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ भी चेंज करते हो ना जाकर के, तो बैकग्राउंड में कौन सी क्वेरी चल रही होती है? अपडेट की क्वेरी चल रही होती है। आप अपने आईडी के अकॉर्डिंग अपनी कोई सी वैल्यू चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, आपने लॉगिन किया तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, वो आपका यूनिक की है। यूनिक मतलब वो और किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मान लो आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज किया, तो जो डेटाबेस है ना उसमें जहां पर कॉन्टेक्ट नंबर वाली फील्ड होगी वहां पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट हो जाता है। ठीक है, सो हमने दो चीजें पढ़ी। एक ऑल्टर, ऑल्टर क्या करता है? टेबल में चेंजेस करता है आउटर स्ट्रक्चर में, और अपडेट अंदर रखे हुए डेटा में। अच्छा, मान लो ये कॉलम बना लिया, बाद में ध्यान आया कि यार कॉलम की जरूरत नहीं थी एज सच, मतलब इस कॉलम को हटाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी। ठीक है, और इसके बाद कीवर्ड लिखेंगे ड्रॉप, या डिलीट मत लिखना, क्योंकि डिलीट जो होता है ना वो अंदर रखे हुए डेटा के लिए होता है, यहाँ के डेटा के लिए होता है, बाहर के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए नहीं होता है। अगर बाहर का स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो कौन सी क्वेरी लगाएंगे? ड्रॉप की। तो ऑल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम ईएमपी मेल आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं और एक पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी रन दिस। ओके, अगेन ये कुछ तो लिख दिया इसने खुद से। ओके, ऑल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम ईएमपी मेल आईडी, वो बता रहा है क्वेरी ओके, और इस क्वेरी ओके होने की वजह से ये चारों रो अफेक्ट हुई है। अगर अब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी चलाता हूं तो देखो मेल आईडी वाला कॉलम चला गया। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि मुझे पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कमांड है पूरी टेबल डिलीट करने के लिए। हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। ओके, क्या लिखा? सॉरी, ड्रॉप कॉलम नहीं, कॉलम नहीं ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल। ओके, हमने लिखा ड्रॉप टेबल ईएमपी। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी टेबल निपटा दो। और अगर इसकी जगह हमने लिखा होता ड्रॉप डेटाबेस DB12, तो इसका मतलब क्या होता? पूरा का पूरा डेटाबेस निपटा दो। अब मैं यहाँ पर चला के दिखाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये तो हमने क्वेरी लिखना सीखी, ऐसी ही क्वेरीज हमारे पास बनी बनाई भी जनरेट होती हैं। मैंने अपने वीडियो में, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब वीडियो दिखाया ना, उसमें एसक्यूएल योग का भी एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो एसक्यूएल योग का भी मैंने वीडियो बना के रखा है, इन केस यू वांट टू वॉच इट, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि एक एसक्यूएल योग करके टूल होता है। देखो अभी DB12 बनाया था ना, फॉन्ट साइज काफी छोटा है, मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। बट DB12 जो है ना, इसके अंदर आपको टेबल बनी हुई दिख जाएगी और इसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे जो अभी हमने रखे थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खुद का डेटाबेस बनाना चाहो तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, क्रिएट डेटाबेस पे आओ, डेटाबेस का नाम रखो, DB12 था ना, इसको DB13 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। DB13 क्रिएट, देखो एक डेटाबेस बन गया। इसके बैकग्राउंड में जो क्वेरी चाहिए ना वो हिस्ट्री में अपने आप लिखा के आ गई होगी। देखो, क्रिएट डेटाबेस DB13 और यूज DB13। मतलब कुछ टूल्स भी हैं जिसको GUI बोलते हैं, जो हमारे लिए हमारे बिहाफ में काम कर देते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर टेबल नहीं है ना, तो यहाँ टेबल पे राइट क्लिक करो, क्रिएट टेबल। मतलब जो आप टाइप करके मेहनत कर रहे थे ना, वो मेहनत इसने पहले से करके रखी है। मुझे यहाँ पर EMP ID चाहिए इंटीजर टाइप का, EMP नेम चाहिए varchar टाइप का, देखो सजेशन भी दे रहा है, और इसकी साइज रख देते हैं 20। देन EMP सैलरी, इसको रख देते हैं int, और इसके बाद रख देते हैं EMP सिटी। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर रख देते हैं क्या, लेट्स से varchar। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है की का कॉन्सेप्ट। ओके, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ये टेबल का नाम पूछ रहा है, मैंने EMP पे ओके कर दिया। अगेन इसका पूरा वीडियो बना हुआ रखा हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लेना, बेहतर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये टेबल बनी बनाई मिल गई। क्या ये टेबल बनाने के लिए मैंने कोई क्वेरी लिखी? क्या सिस्टम ने खुद ही टाइप कर ली। देखो, क्रिएट टेबल EMP ID इंट टाइप का, EMP नेम varchar टाइप का, EMP सैलरी और EMP सिटी कर दिया ना इसने खुद ही। तो ये सारी क्वेरीज बनी बनाई मिल रही है, इसके लिए मुझे एक्सटर्नल एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है, तो मेरा काम आसान हो गया ना। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेरी लिखते आना चाहिए। ओके, लास्ट चीज, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, EMP ID आपकी आपके घर में अगर कोई जॉब होल्डर हो
तो उसको डेफिनेटली कंपनी एक आईडी प्रोवाइड करवाती है। जो आईडी होता है ना वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक बोले तो कैसा आईडी, जिसको डुप्लीकेट कभी नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर जो होता है, जैसे आपकी 12th की अभी बोर्ड एग्जाम होगी तो आपको यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड बोल दो, वो आपको एक रोल नंबर प्रोवाइड करवाएगा। वो रोल नंबर किसी और का हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब एक ऐसी यूनिक वैल्यू जो सिर्फ आपके साथ जुड़ी है, वो किसी और को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही एक होता है आपका कंपोजिट की, ओके। मतलब मान लो कंपोजिट की, अगर हम बात करें कंपोजिट की तो ऐसा मान लो ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं इसमें जो यूनिक हो, तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा को मिक्स कर लेते हैं। मान लो आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, या आपका नाम और आपके पापा का नाम और सरनेम, या आपका नाम, पापा का नाम और एड्रेस, ये तीन चीजों को मिला के की बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट की, ओके। ऐसे ही एक होता है कैंडिडेट की, ओके। कौन सा की? कैंडिडेट। मान लो एक टेबल है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और आधार कार्ड दोनों स्टोर किए हुए हैं, तो दोनों प्राइमरी की जैसे दिख रहे हैं, लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होती है, ओके। तो अगर आप कैंडिडेट की बनाना चाहते हो तो कैंडिडेट की क्या होगा, समझो। एक टेबल जिसमें मान लो यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर है और यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर है, और मान लो यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर है। तो मान लो आपने पहले कॉलम को प्राइमरी की बना लिया, बाकी दोनों भी तो प्राइमरी की बन सकते थे ना, तो बाकी जो दो प्राइमरी की बन सकते थे लेकिन हमने नहीं बनाया, उनको बोलेंगे कैंडिडेट की। वो ऐसे कैंडिडेट थे जो प्राइमरी की बनने के लायक थे लेकिन आज नहीं बने, आने वाले टाइम में कभी तो बनेंगे, ठीक है। सो प्राइमरी की मतलब एक कॉलम जो यूनिक है, कंपोजिट की मतलब दो का कॉम्बिनेशन जो कि यूनिकनेस जनरेट कर रहा है, कैंडिडेट की मतलब जो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन बना नहीं है, भविष्य में कभी तो बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, ओके स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, ओके। देन इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर की एंड फॉरेन की, ठीक है। सुपर की कुछ ऐसा समझो, सेट और सुपर सेट सुना है ना, ये सुपर सेट होता है। सुपर की जो होता है ना वो सुपर सेट होता है, मतलब इसमें सारी की आ जाती है, प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सारी की आ जाती है, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनके नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, आप एक एक बार पढ़ लोगे इनको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ओके। लास्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की मतलब मान लो मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, ए और बी नाम की। यहाँ पर ए के अंदर एक प्राइमरी की है और बी में दूसरा कोई कॉलम है। कुछ ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखा है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी, और मान लो इसके आगे एक ब्रांच वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ब्रांच। कि यहाँ पर ये कौन सी ब्रांच में काम कर रहा है, और नीचे एक ब्रांच नाम की टेबल है जिसमें लिखा है ब्रांच का हेड कौन है, ठीक है। अब मान लो मुझे राम का हेड पता करना हो कि राम का हेड कौन है, तो मैं यहाँ से राम की ब्रांच पता करूंगा, और ब्रांच को उठा के जब मैं दूसरी टेबल में रखूंगा तो जो ब्रांच है वहां से मुझे उसके हेड का नाम पता चल जाएगा। जब हम एक टेबल के डेटा से दूसरी टेबल का डेटा एक्सेस करते हैं तो इसे फॉरेन की कहा जाता है। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में एज अ रेफरेंस यूज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन की। काफी ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा मैटर करेंगे अभी आपके लिए, भविष्य में काम आएंगे, इसलिए मैं इसको नोट्स के फॉर्म में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जितना मुझे एसक्यूएल के बारे में आपको बताना था उतना मैं बता चुका। लास्ट क्वेरी यहाँ पर बता देता हूँ, लेट्स से ड्रॉप डेटाबेस, मैं यहाँ पर भी क्वेरी लिख सकता हूँ, ओके। ड्रॉप डेटाबेस, ओके, और डेटाबेस का नाम क्या है? DB13। अगर मैं इतना लिख करके यहाँ इस बटन पे क्लिक करूँ, एंटर कर रहे थे ना, यहाँ पर इतना लिख के मैं क्लिक करूँ तो देखो डेटाबेस 13 या DB13 दिख रहा था ना, यहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, देखो गायब हो जाएगा, 12 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है। या फिर अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के लिखूं, अच्छा पहले शो डेटाबेसेस कर देता हूं, ठीक है, और एंटर किया तो यहाँ पर कितने बता रहे हैं? 9 रोज बता रहे हैं ना। मान लो DB12 मुझे हटाना है तो मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस DB12, तो क्या होगा? पूरा का पूरा डेटाबेस गायब हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर शो डेटाबेसेस करूं तो 8 ही दिखाएगा, ठीक है। अब डेटाबेस गया तो टेबल गई, टेबल गई तो पूरा रिकॉर्ड गया, ओके। मतलब हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। अगेन ये सारी क्वेरीज आपको जल्दी शेयर कर दी जाएंगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ अगले 15 मिनट्स तक के लिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप एसक्यूएल आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मिल गया होगा, एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगेन थैंक यू सो मच।